नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल में। हमारे साथ जनसुराज पार्टी के मधुबन विधानसभा के प्रभारी चंद्रभूषण तिवारी जी उपस्थित हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर्स को भी अभिनंदन, स्वागत। मधुबन विधानसभा में विजय कुशवाहा जी को टिकट मिला है, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। क्या लगता है आपके जनसुराज के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और बाकी दल के जो प्रत्याशी हैं, क्या लगता है मुकाबला वो दे पाएंगे महागठबंधन को या एनडीए? निश्चित रूप से अगर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है तो स्वाभाविक रूप से उन पे भरोसा किसी गुण के आधार पर दिया है, इसीलिए हमें तो ये उम्मीद है कि वह अव्वल आएंगे और पार्टी को विजय दिलाएंगे। अब निर्भर करता है कि पार्टी और हम सब मिलकर के अपने परिश्रम की पराकाष्ठा पर जाएं और उनको मदद करें और अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को विजय दिलाएं। मुद्दा क्या होने वाला है, क्योंकि एनडीए जो गठबंधन है उनका भी मुद्दा है कि भाई रोजगार देना है, बिजली पानी शिक्षा सड़क, महागठबंधन का भी वही मुद्दा है और आपके पार्टी का भी वही मुद्दा है। तो बाकी दलों से आपका दल अलग कैसे है? जनता वोट क्यों देगी? देखिए, सामान्यतया जो सामान्य मुद्दे हैं वो तो सबके सेम ही रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के एक विशेष मुद्दा है। वह मुद्दा है पलायन का, रोजगार का, अशिक्षा का, और तीसरा कि हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण, किसानों के बारे में, ये सारी मुद्दे उनसे भिन्न हैं और ज़मीनी स्तर पर जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का हम लोग वादा किए हैं कि अगर पलायन, अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स की भाषा में ब्रेन ड्रेन कहते हैं, अगर शिक्षित लोग भी अगर हमारे समाज से चले जाएंगे तो वह समाज कुंठित हो जाता है, वो समाज का विकास नहीं होता है क्योंकि पढ़े लिखे समाज में रहते हैं तो मार्गदर्शन समाज का करते रहते हैं और इस तरह से समाज की उन्नति होती है और लोगों में चेतना आती है। तो यह स्वाभाविक रूप से अगर यहाँ पर ब्रेन ड्रेन अगर ना हो, अगर यहाँ के शिक्षित लोगों को रोजगार यहीं पर मिले, जिसकी जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से, अगर मजदूरी भी हो, अगर डिस्ट्रेस, अगर मजदूरी पलायन होता है, डिस्ट्रेस मतलब अगर मजबूरी में बाहर जाते हैं तो यह सरकार के ऊपर एक धब्बा माना जाता है। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर डिस्ट्रेस पलायन होता है या माइग्रेशन होता है तो उसको रोकने का सरकार की प्रथम जिम्मेवारी होती है कि वह लेबर फोर्स जो बाहर चला जाता है वो यहीं रहे, काम करे, प्रोडक्टिविटी करे और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आए। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी व्यवस्था लाएं किसी न किसी रूप में, विशेषज्ञों की सलाह से, यहीं पर हमें रोजी रोटी की व्यवस्था करें। इसलिए हमारी पार्टी कहती है कि हम 12 से 15 हज़ार रुपये की प्रति व्यक्ति, प्रति जो मजदूर है, जो डिस्ट्रेस लेबर हैं, उनको हम यहीं पे रोजी रोटी देंगे और वो यहीं पर रहेंगे। इस तरह से पलायन रुकेगा। आपको ज्ञात होगा कि हमारी लेबर फोर्स इतनी है कि बहुत सारे राज्य इस पर निर्भर करते हैं। अगर वह पलायन हम रोक दें तो उन राज्यों की ग्रोथ रुक जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, उनके विकास दर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि सस्ते लेबर यहाँ से ले जाते हैं और वह महंगे प्रोडक्ट को बेचते हैं। इस तरह से जो वायबिलिटी है उनकी बढ़ जाती है हमारे लेबर के वजह से। इसीलिए वो वायबिलिटी अगर उनकी रुक जाए और हमारा लेबर यहीं पे काम करे और उसको, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी परिवर्तन होगा, हमारी जनता के बीच में हमारे सुधार होगा और हम इस तरह से बिहार को बदलने में सफल होंगे। आप फेनारा प्रखंड से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो इस पर क्या क्या मुद्दा ऐसा है जिसको आप लोग टच करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आप लोग अपना समर्थन मांगेंगे? देखिए, मैं फेनारा प्रखंड के एक छोटे से गांव रतनवा का रहने वाला हूं। मेरा जो अनुभव है कि फेनारा प्रखंड चूँकि हमारा बहुत ही एक तरह से पिछड़ा हुआ प्रखंड है, वह प्रखंड को बहुत विकास की आवश्यकता है। अगर ये मान ले कि हमारा पैमाना अगर 100 का लिया जाए तो हम 10 से भी नीचे का अगर उसका मानक माना जाए तो 10 से नीचे है। अगर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, मेरा पहला मांग है कि मोतिहारी से शिवहर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, जिसकी कनेक्टिविटी फेनारा प्रखंड होकर के जाए, ताकि हमारे ज़्यादातर कमाई के हिस्से भाड़े में चले जाते हैं। मोतिहारी 50 किलोमीटर है, चकिया 40 किलोमीटर है, घोड़ा साहन, बरगिनिया ये सब भी 50 किलोमीटर है, शिवहर तो है ही नहीं। इस तरह से अगर हम उसको अगर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी दे तो सस्ता हम भाड़े के रूप में हम उसको हेल्प मिल जाएगी। दूसरी बात यह है
कि हमारे फेनारा प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जब 10वीं पास करते हैं तो उन्हें एक कॉलेज की आवश्यकता होती है 12वीं के बाद, और वो नहीं मिलता है। इसका मतलब होता है कि वो बच्चे पढ़ाई छोड़ करके रोजी रोटी की तलाश में बाहर चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उसका उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है, चाहते हुए भी वो पढ़ नहीं पाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि उसको हम हेल्प करें, डिग्री कॉलेज उसको स्थानीय स्तर पर उसको उपलब्ध कराएं। टेक्निकल एजुकेशन की ITI, कोई भी ITI स्कूल या कॉलेज नहीं है जहां से ITI करके वो अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर कर सके। तीसरी हमारी मांग है कि अगर वहाँ टेक्निकल एजुकेशन, अगर कंप्यूटर एजुकेशन की कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसे DCA BCA करके वो अपनी एक स्वरोजगार कर सके, कंप्यूटर की व्यवस्था करे या सरकारी नौकरी में जा सके। इसलिए ये मूल रूप से मैं तीनों प्रखंड इतना पिछड़ा हुआ अभी तक? देखिए, फेनारा प्रखंड इतना पिछड़ा है कि मैं क्या बताऊं। मैं जब गांव में घूमता हूं तो लगता है कि मैं 70 साल के बाद हम कहां छूट गए, विकास के उस पैमाने पर हम कहां रहे। हमारे पहले जो विकास की बात कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि विकास का पहली कड़ी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड, नाली गली, पानी की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, बिजली की सुविधा होती है। मान लीजिए बिजली की सुविधा हुई, वो मीटर का भी इशू है, वो अलग बात है। लेकिन अगर शिक्षा की बात करें तो हमारे यहाँ विद्यालयों की समुचित व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो सके। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ रोड तो बनाए जाते हैं, पैचिंग करके वो रुपए उठा लिए जाते हैं। आप किसी भी गांव में, फेनारा प्रखंड के किसी भी गांव में रोड और नाली की व्यवस्था नहीं है। नतीजा होता है कि रोड टूटी हुई मिलती है, गड्ढे हैं, जल भराव की समस्या होती है, गाड़ी से आए दिन एक्सीडेंट होता है, गिरकर मरते हैं, लोगों के हाथ पैर टूटते हैं। दूसरी बात है कि नाली की कहीं व्यवस्था नहीं है। नहीं तो आज के डेट में भी किसी गाँव में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि फेनारा प्रखंड के किसी गांव में गांव का ग्रामीण नाली की व्यवस्था नहीं है, जिससे जल बहाव नहीं हो पाता है, जल जमा हो जाता है, अप्रदूषित होता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि नल जल की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन इतना घटिया किस्म के नल लगाए गए हैं कि वह पानी जो आता तो है लेकिन वो रोड पे, नाली, गंदे स्थानों पर चला जाता है, जिससे हाइजीन की समस्या होती है और बीमारियां, जल जमा होता है, मच्छर होता है, जिससे डायरिया और तरह तरह की बीमारियां हमारे समाज में हो रही है, गाँव में हो रही है। इसीलिए ऊंचे दर्जे के नल लगाए जाए और पानी की समुचित बहाव की व्यवस्था की जाए, जिससे ये बीमारियों से दूर हो जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप लोग अगर टेक्निकल रूप से देखें तो जब भी पानी आता है नल में, तो पानी जाने के बाद में जो पानी दोबारा जब उसमें, तो जो पानी जमा होता है वो उसी नाली में चला जाता है, उसी पाइप में चला जाता है, और दोबारा जब पानी आता है तो उसी को लोग पी करके और बीमार हो जाता है। इसीलिए इसको यथाशीघ्र किया जाए। अगर स्वास्थ्य की समस्या को अगर ठीक करना है तो नल की व्यवस्था बहुत जरूरी है, क्योंकि नल की गई लेकिन घोटालों के भेंट चढ़ गई। इसीलिए नल को दोबारा रूप से अच्छे क्वालिटी के नल किसी अच्छे पदाधिकारी की निगरानी में इसको कराया जाए, यथाशीघ्र कराया जाए, नहीं तो स्वास्थ्य का ये जो इशू है वो बना ही रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मधुबन विधानसभा से जन स्वराज के प्रभारी चंद्रभूषण तिवारी जी। इनका कई ऐसे ज्वलंत मुद्दा है जिन पे इन्होंने बात किया, अपनी बातों को रखा। इनका कहना है कि अगर हमारी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आती है, बिहार में हमारी सरकार बनती है, तो सबसे पहले फेनाहारा को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, चूँकि वहाँ के लोगों को एक बड़ी जो आर्थिक जो नुकसान होता है वो बचेगा। कहीं ना कहीं इन्होंने जल का भी बात किया, क्योंकि जल वहाँ पे जल जमाव ज़्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, अभी तक वहाँ पे मूलभूत सुविधा का। एक और इशू मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य को सुधारने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उपचार केंद्र हर गांव में होनी चाहिए। यह जो बहुत आवश्यक है कि अगर छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं अगर गांव में ही सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सपोज करिए मैं अगर कहूं कि किसी को सांप काट लेता है, अगर वो उसको आधे घंटे का टाइम नहीं मिलता है तो वह उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि वो करें। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ कि बच्चे हमारे असामाजिक
व्यवहारों में चले जाते हैं। इसका मूल कारण है कि उसे सामूहिकता का भाव नहीं आता। अगर हर गांव में खेल मैदान हो, हर गांव में खेल मैदान हो, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने की सुविधा हो, या लाइब्रेरी की सुविधा हो, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हो हर पंचायत में, तो स्वाभाविक रूप से वो बच्चे उसमें इंगेज रहेंगे और उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इसीलिए मैं सरकार से केवल फेनहारा में नहीं, मैं विधानसभा, मधुबन विधानसभा ही नहीं, मैं पूरे देश में कहता हूं कि हर गांव में कम से कम फुटबॉल और क्रिकेट खेलने की व्यवस्था की जाए, जहां पर बच्चों को एक सामूहिक भाव से जीने की कला आ जाए, जीने का भाव उससे उत्पन्न हो जाए। इन चीज़ों का भी हमें समावेश करनी चाहिए और यथाशीघ्र माइक्रो लेवल की बात है। अगर बच्चे में माइक्रो लेवल की करें तो उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ में परिवर्तन होता है। अगर हम नई पीढ़ी को अगर जागृत करते हैं तो पुरानी पीढ़ी को सीख मिलती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ में। आज बिहारी व्यवहारों से गाली लोग देने लगता है, बाहर में बिहारी गाली बन गया है। कारण यही है कि हमारे यहाँ राजनीतिज्ञों ने इस तरह से जनता को कर दिया है कि वो हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भाप लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर के व्यवस्था परिवर्तन करें, तभी जाकर के जागृति आएगी और हमारे में सुधार होगा। धन्यवाद।